आप सभी को राधे राधे। आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम भी चलाते हैं तो आप स्टार IQ एजुकेशन सर्च करके मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज लाइक जरूर करिएगा। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अल्टीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। अगर आप बैंक एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यकीनन ये प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा मददगार होगी, क्योंकि देखो एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस और एनालिसिस ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए अनअकैडमी आपके लिए लेके हाजिर है अल्टीमेट प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज और स्पेशली फॉर बैंक प्रीलिम्स एग्जाम, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सेम डे आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेशन का जो है वो एनालिसिस मिलेगा, तो आप जरूर इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। जल्द से जल्द इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप जल्दी से जाके इस लिंक पे एनरोल करिएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन जानने से पहले कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। साल 2020 के बीते 10 महीनों में जिले में सबसे अधिक कौन से जिले में सबसे ज्यादा 8319 बेटियां पैदा होने पर कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पे रहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था सिरसा जिला, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ओके था। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा के किस नगर निगम में पहली बार मेयर का चुनाव सीधे तरीके से होना है। यानी कि मेयर जो होते हैं, मेयर के इलेक्शन है वो पहली बार हरियाणा के अंदर सीधे तरीके से होंगे अंबाला सिटी के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कुल 20 वार्ड जो हैं, 20 वार्ड वाले निगम में 15 पार्षद जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मेयर को हटा सकेंगे, ये भी एक नियम है। इससे पहले सीधे चुने गए मेयर को हटाने का कोई प्रावधान नहीं होता था, लेकिन अब जो है ये एक नया प्रावधान ऐड कर दिया गया है। अच्छा सर, ये कब किया गया? विधानसभा में 6 नवंबर को ये विधेयक जो है, दूसरा विधेयक 2020 का पारित कर दिया गया है रिसेंटली। तो काफी इंपॉर्टेंट तरीके का ये क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, ये जरूर याद रखना है आपको। इसके लिए जो है 3/4 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होगा, उसी के बाद ही हटाया जा सकता है। एक बात आप और याद रखिएगा, अगर इन्हें हटा दिया जाता है तो मेयर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित गिर भी गया तो अगले 6 महीने तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सका। मान लेते हैं कि किसी के लिए पास हो गया तो चलो उसको हटा दिया, लेकिन अगर वो पास नहीं हुआ तो अगले 6 महीने तक कोई दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। मैं जिक्र कर रहा हूं अंबाला सिटी की, तो अंबाला जो है इसको ट्विन सिटी भी कहा जाता है। एक अंबाला और एक अंबाला कैंट है। यहाँ पे अंबाला को मिक्स सिटी भी कहते हैं हम लोग, अंबाला को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, अंबाला को ऑपरेटर सिटी भी कहा जाता है। अंबाला से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सुचेता कृपलानी का। किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो यूपी की महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। उनका संबंध भी कहां से है? अंबाला से। आपको सुषमा स्वराज का संबंध भी पूछा जा सकता है, कहां से है, तो आपका जवाब रहेगा अंबाला। ओमपुरी का संबंध कहां से है? अंबाला से। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। किस यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर और कल्चरल कोऑर्डिनेटर संध्या शर्मा ने बच्चों को साइंस समझाने के लिए स्वांग शैली का प्रयोग कर रही है? आप सभी को पता है कि साइंस सब्जेक्ट थोड़ा समझने के लिए बाकी सब्जेक्ट से अलग होता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस सब्जेक्ट से दूर भागते नजर आते हैं। इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा एक रोचक ढंग से समझाने के लिए स्वांग शैली यानी कि गा के ये बच्चों को समझाने का प्रयोग कर रही हैं संध्या शर्मा। और ये कहां की है? ये है HAU यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर। अब सर आप हमें इस क्वेश्चन को क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इन्हें जो है NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है, उन्होंने इन्हें सिलेक्ट किया है। किसके लिए? बाकी और चैप्टर्स, सभी चैप्टर्स को जो है वो इस स्वांग शैली में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने रिसेंटली 9th क्लास के एक चैप्टर को जो है स्वांग शैली में कन्वर्ट कर दिया, और इसलिए बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखाया, और इसी वजह से जो है NCERT ने इन्हें सिलेक्ट किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और बाकी 9th क्लास के जितने भी साइंस के चैप्टर है उनको स्वांग शैली में कन्वर्ट करने के लिए NCERT ने इन्हें अभी रिसेंटली प्रपोजल भी दिया है।
एचईयू की बात करता हूं तो एचईयू हिसार के अंदर स्थित है और एचईयू की स्थापना 1970 में हुई है। एचईयू के जो वीसी है उनका नाम प्रोफेसर समर सिंह है। पायलट परियोजना के तहत हिसार के एक हिस्से में भूमिगत बिजली केबल बिछाने की मांग करते हुए, देखिएगा भूमिगत बिजली केबल की मांग क्यों की गई है, इसका सीधा सा रीजन होता है जितनी भी बिजली की केबल खंभों पे जाती है उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब भी आंधी तूफान आता है तो केबल टूट जाती है, तो लाइन का इंटरप्शन होता है, बहुत दिनों तक घरों में लाइट नहीं आती है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हिसार के एक हिस्से के अंदर जो है ये लाइन बहुत पुरानी हो चुकी है, पुरानी हो गई है तो वैसे भी शॉर्ट सर्किट होने का आए दिन खतरा रहता ही है। तो इसी वजह से हमारे हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को लेटर लिख के इसकी मांग की है। लेकिन इस पूरी परियोजना की लागत कितनी होगी, तो इस पूरी परियोजना की लागत होगी 350 करोड़ रुपए, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये है विधायक हिसार के कमल गुप्ता। इसके अलावा इन्होंने जो हमारे सीएम हैं उनको भी लेटर लिखा है क्या कि हिसार का जो बस स्टैंड है वो भी बाहर जाना चाहिए। अच्छा, कहां बनना चाहिए वो? हिसार बाईपास एयरपोर्ट के पास में जो है कुछ जमीन है, 100 एकड़ के आसपास जमीन है जो कि भारत सरकार ने पशुओं को चारा उगाने के लिए जो है वो दी गई है, लेकिन उसकी 35 एकड़ जमीन पे बस स्टैंड बनाया जा सकता है, ये प्रपोजल रखा गया है। ठीक है। और दूसरी बात जो है, एक हिसार के अंदर नागरिक अस्पताल है, उसको भी हिसार बाईपास पे ले जाने के लिए, बाहर ले जाने के लिए उसके लिए भी प्रपोजल रखा गया है। इन सभी का लेटर लिख के मांग की गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से विधायक कमल गुप्ता के द्वारा। हाल ही में हुई घोषणाओं के अनुसार हांसी ब्रांच नहर का 100 करोड़ रुपए की कीमत से 18 किलोमीटर तक का पुनः निर्माण होने वाला है, जिसमें से 4 से 6 हजार क्यूसेक पानी जो है ये नहर की नई क्षमता हो जाएगी। इससे कितने जिलों को लाभ मिलने वाला है? हांसी ब्रांच नहर का 100 करोड़ रुपए से जो है 18 किलोमीटर तक पुनः निर्माण होगा, उसको दोबारा बनाया जाएगा और इसमें 6 से 8 हजार क्यूसेक पानी की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी पहले के मुकाबले। तो इससे टोटल 6 जिलों को लाभ होने वाला है। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये 6 जिले कौन कौन से होंगे सर? तो इनमें से है जींद है, ठीक है, ये जींद लिखना था, जींद है, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, भिवानी है और हिसार है। इनको लाभ मिलने वाला है। जींद के रजवाहा नंबर 4 को भी जो है उसकी कैपेसिटी उसके भी बढ़ जाएगी और इसमें पानी की क्षमता 79 क्यूसेक से बढ़ा के 100 क्यूसेक तक हो जाएगी। और सफीदो, जुलाना, जींद हल्के के कई गांवों के किसानों को जो है इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है, सीधा सीधा फायदा होगा। हाल ही में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति का पदभार किसे सौंपा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसे याद रखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोमनाथ सचदेवा। आप सभी को पता है इनसे पहले कौन थी? डॉक्टर नीता खन्ना थी, लेकिन अभी जो है नीता खन्ना 6 दिसंबर 2020 को उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। 31 मार्च 2020 से वो कार्यवाहक कुलपति का पदभार संभाले जा रही थी केयूके यूनिवर्सिटी का, लेकिन अभी प्रोफेसर सचदेवा को बना दिया गया है। ये काफी लंबे टाइम से जो है एनआईटी से जुड़े हुए हैं। वैसे इनके पास में और बहुत सारा एक्सपीरियंस है। बात करें इनके प्रोफेसर रहने का एक्सपीरियंस तो 12 साल तक का ये, 33 सालों का अनुभव इनका प्रशासनिक, शैक्षणिक और रिसर्च के लाइन में है। 2004 में इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी की थी इसी केयूके यूनिवर्सिटी से। 1987 में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की थी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से। अच्छा, 1985 में इसी के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से सिविल से बीएससी इंजीनियरिंग की थी। हरियाणा बोर्ड के 12वीं क्लास में इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया था 1980 में और 10वीं में 10वां स्थान हासिल किया था। इसके अलावा इनके बहुत सारे, जैसे कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय उसके शिक्षा परिषद रह चुके हैं, एनसीसी ऑफिसर का पदभार संभाल चुके हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कोर्ट के मेंबर भी रह चुके हैं ये, परीक्षा विभाग के प्रोफेसर इंचार्ज भी रह चुके हैं ये। इनको बहुत सारे सम्मान भी मिले हुए हैं, जैसे गीता जयंती महोत्सव 2016 में मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2017 में राज्यपाल जी ने इन्हें सम्मानित किया था सामाजिक कार्य में योगदान के लिए। इनको जो है बेस्ट पेपर अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने अपना जर्नल पेपर जो है पब्लिश किया था इंडियन रोड कांग्रेस के अंदर। इंटरनेशनल सम्मेलन के अंदर जो है लॉस वेगास संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इनको जो है बेस्ट पेपर अवार्ड मिल चुका है। ऐसे इनको बहुत सारे अवार्ड जो है मिल चुके हैं, तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नए वीसी बन चुके हैं प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार संकटग्रस्त प्रजाति डेजर्ट लिजर्ड यानी कि रेगिस्तान की छिपकली हरियाणा के किस जिले में देखी गई है? तो ये संकट
संकटग्रस्त प्रजाति के अंदर नाम आता है इसका, और यह भी हाल ही में रेगिस्तान की छिपकली हरियाणा के सिरसा जिले में देखी गई है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये छिपकली वर्तमान में बिल्कुल विलुप्त होने की ही कगार पे है। ये भारत में केवल 3 ही राज्यों में, एक उत्तराखंड यानी कि यूके, एक दूसरा है राजस्थान राज्य और तीसरा है हरियाणा, इन 3 ही राज्यों में ही मिली है या इन 3 ही राज्यों में बची हुई है। रिसेंटली हरियाणा के तो सिरसा के अंदर, सिरसा और डबवाली, सिरसा के अंदर डबवाली जो क्षेत्र है वहां पे इसको जो है देखा गया है, पाया गया है। अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना फ्रिनोसोमा, जरूर याद कर लेना फ्रिनोसोमा, क्योंकि पेपर में वही चीजें ज्यादा पूछी जाती है जो रिसेंट कहीं ना कहीं करंट अफेयर से संबंधित हो। अब आपके मन में आया सर ये अधिनियम 1972 क्या है? देखिएगा, भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए एक प्रभावी ढंग से जो अवैध शिकार करते हैं, जो तस्करी करते हैं, जो वन्य जीवों के जो व्यापार करते हैं अवैध रूप से, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू किया है। अगर कोई ऐसा मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, सजा जुर्माना सब प्रावधान है इस अधिनियम के तहत। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एनसीआर क्षेत्र में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने सबसे अधिक प्रदूषित हवा किस स्थान की बताई है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा जो है एनसीआर रीजन जो आपका है, या एनसीआर क्षेत्र में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने हरियाणा के धारूहेड़ा की बताई है। वैसे तो इन्होंने टोटल 22 जिलों की बताई है, लेकिन हरियाणा के अंदर टोटल 14 जिलों को शामिल किया है। धारूहेड़ा पड़ता है रेवाड़ी के अंदर। कौन कौन से जिले हैं? जैसे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, भिवानी है, चरखी दादरी है और झज्जर है, जींद है, करनाल, महेंद्रगढ़, नूह, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, इन जिलों की जो है हवा खराब बताई है। यहां पे एनजीटी ने पटाखे जलाने के लिए भी मना किया है, पटाखों पे भी बैन कर दिया है, ये भी बात आप याद रखिएगा। एनजीटी की बात कर रहा हूं तो एनजीटी जो है ये 18 अक्टूबर 2010 को जो है स्थापित हुआ था। इसके जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जो है वो चेयरपर्सन है। इसका फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक अलग प्रकार की संस्था है भारत के अंदर। हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है ही इसका। हरियाणा डेयरी विकास संघ के नवनियुक्त चेयरमैन कौन है जिन्होंने हाल ही में प्रदेश के गुहला चिक्का में मिल्क प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो गुहला चिक्का पड़ता है कैथल के अंदर, और कैथल के गुहला चिक्का में मिल्क प्लांट लगाने की घोषणा की है नवनियुक्त चेयरमैन, जिनका नाम है रणधीर सिंह। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे रणधीर सिंह, ठीक है। और हरियाणा का जो आपका डेयरी विभाग है या डेयरी विकास संघ जो है, इसकी स्थापना 1970 के अंदर हुई थी और ये एक्टिव हुआ था 1977 से। हेडक्वार्टर तो इसका पंचकुला हरियाणा के अंदर है ही। गन्ने का भाव 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा के हरियाणा देश में अधिक भाव देने वाले राज्य या अन्य राज्यों में से कौन से स्थान पे आ गया है? तो सबसे ज्यादा भाव देने वाले राज्यों में हम लोग पहले ही स्थान पे आ चुके हैं अब, ठीक है। 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया, इससे गन्ने का भाव अब कितना हो गया? 350 रुपए पर क्विंटल हो गया। पहले ये होता था 340, 10 रुपए बढ़ा दिया मतलब 350 पर क्विंटल। और ऐसा करने वाला पूरे देश के अंदर हरियाणा राज्य जो है पहला राज्य बन गया है। और आगे बढ़ता हूं, इसकी घोषणा किसने की है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्विटर के माध्यम से इसकी घोषणा की है। विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे मार्ग को कितने साल पूरे हो गए हैं? तो विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे मार्ग को 117 साल पूरे हो चुके हैं। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और 9 नवंबर 1903 को पहली बार विश्व धरोहर में शुमार हुए रेलवे ट्रैक पर जो है ट्रेनों का संचालन हुआ था। इस पे केक वगैरह काट के इसको सेलिब्रेट भी किया था। पूरे 117 साल हो गए हैं इसको, ठीक है, बने हुए। और ये जो रेलवे मार्ग है ये अंबाला डिवीजन के अंतर्गत आता है, तो आपके हरियाणा जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। रिसेंट यहां पे अमेरिका के एक मुख्य अतिथि आए थे, उनका स्वागत अंबाला डिवीजन के डीआरएम ने किया था। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में आज मुझे आप लिख के बताइएगा, ठीक है। तो और एक बात आपको मैंने शायद पहले भी बताई होगी, 96 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक है। 869 इस पे पुल आते हैं, 102 इसमें सुरंग आती है। 33 नंबर सुरंग बनाते टाइम में काफी प्रॉब्लम आई थी, इस वजह से बाबा भलकू के सहयोग से ये बनी थी, ठीक है। और 1896 में ब्रिटिश कार्यालय के दौरान एक कंपनी को एक रेलवे ट्रैक बनाने का कार्य दिया गया था। 1921 में महात्मा गांधी ने भी इस ट्रैक से सफर किया हुआ है। 2008 में इस रेलवे ट्रैक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में जो है वो शामिल कर लिया। तो इतनी बातें आप
आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आपके लिए क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी, नारी शिक्षा के प्रचारक, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भूतपूर्व सांसद स्वर्गीय श्री बनारसी दास गुप्ता जी की कौन-सी जयंती हाल ही में मनाई गई है? 104, 103, 106, 108। बताइए विस्तार से बनारसी दास गुप्ता जी के बारे में और इनकी जयंती के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।